योगी जी कैसे काम कर रहे हैं। झूठ बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। पहले समाजवादी थी, फिर आपने 2019 में यूपी में, आपको लगता है सब ठीक है? ब्रेकिंग ट्यूब के दर्शकों को नमस्कार। आज हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, एक राज्यसभा सांसद और एक बहुत ही शानदार इंसान, लखनऊ की शान, श्री संजय सेठ साहब। नमस्कार मयूर जी। संजय भैया, आपका इंटरव्यू करने की हमेशा से इच्छा थी, क्योंकि आपको एक रोल मॉडल मानते हैं हम लोग। किस तरह आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, लखनऊ के मशहूर केसरबाग से 8 अशोका रोड, इस सफ़र के बारे में कुछ हम लोग को बताइए। देखिए, मेरी शुरुआत की पढ़ाई कॉलवेन कॉलेज में हुई। वो यहाँ का एक मशहूर कॉलेज है, और एक मैं आम स्टूडेंट रहा हूँ। मैं कोई बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन एक मेहनत करके मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। और एक नौजवान जब पढ़ के निकलता है तो उसका दिमाग में ये होता है कि अब उसको आगे क्या करना, उसका भविष्य कैसे बनाए। तो मेरे पिताजी ने मुझे यही बताया था कि आप अगर ईमानदारी से कोई भी काम करोगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए अपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को चुना, और धीमे धीमे करते करते एक बिल्डिंग से 2 से 4, 4 से 10 करके आज मैंने अपनी कंपनी को एक लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि जनता ने उसको एक अच्छी कंपनी की तरीके से, एक अच्छे प्रोडक्ट की तरीके से एक्सेप्ट किया है। लखनऊ में आज हमारा, या नॉर्दर्न इंडिया में अगर हमारा देखा जाए, तो एक अच्छा प्रोडक्ट कहलाता है, जिसमें ईमानदारी का एक छाप बनी हुई है। हम अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। मैं आपको यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी ने जब से काम किया है, हमारे रेरा के अंदर लोगों के बहुत सारे मुकदमे चल रहे होंगे। मेरे बहुत ही नेग्लिजिबल लेवल के कोई अगर होगा कोई तो होगा। हम इसमें विश्वास रखते हैं कि जनता सेटिस्फाइड रहे, जनता जो हमें दे वो हम उसको पूरा करें। आज के समय की बहुत बड़ी उपलब्धि है आजकल के ज़माने में। ये और हमारा 37 साल का ये सफ़र रहा है, और पिछले 10 सालों से मैं राजनीति के क्षेत्र में श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की मेरे साथ में उनकी एक आशीर्वाद था। उन्होंने हमसे कहा कि हमें अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, आप एक अच्छा काम करते हैं। उन्होंने मेरे काम को देख के ही कहा कि आप अच्छा काम करते हैं, आप इसमें आप राजनीति में भी आएं। और उनकी वजह से मैं यहाँ पे राजनीति में आया, और धीमे धीमे ये सफ़र आगे चलता रहा। रियल एस्टेट बहुत चुनौती बड़ा कारोबार है, चाहे लैंड एक्विजिशन हो, अप्रूवल हो, फंडिंग हो, सेल्स हो। आपको नहीं लगा कि फर्स्ट जनरेशन कोई बैकअप, फैमिली बैकअप नहीं है, कहीं कोई ऐसा नहीं बाप दादा की पैसा हो? आपने कैसे इतना मुश्किल सफ़र कैसे शुरू किया? देखिए, ऐसा था कि पहले दिन तो इतनी बड़े सफ़र की सोच भी नहीं थी। हाँ, जब हमने शुरू किया था उस वक़्त हमने किसी एक बहुत छोटे प्लॉट के किसी ओनर से एक जॉइंट वेंचर बनाया, एक सिंगल बंगला बनाया, उसको बेचा। अब आप सोच सकते हैं कि जो आदमी आज के दिन में एक छोटे से बंगले के लिए किसी ज़मीन के वाले से, जब आपके पास धन की नहीं उतनी उनके परेशानी हो, तो उसको किस तरीके से, आप समझ ही सकते हैं कि एक युवा के अंदर एक हमें अंदर जोश था कि हमें कुछ ना कुछ करना है, लेकिन ईमानदारी से करना है। हमें कोई भी चीज़ ईमानदारी के साथ में आगे करते हुए चलना है। तो वो देखिए, इसमें माँ बाप की आशीर्वाद होता है, और भगवान का आशीर्वाद तो होता ही होता है। उसी की वजह से आज मैं जो कुछ हूँ,
लेकिन मैं किसी भी युवा को आज ये कहना चाहूँगा कि अगर उसने कोई चीज़ ठानी है तो वो अपने ऊपर आत्मविश्वास बना के चलता है और उसकी अपने भविष्य को वो ये देख के चलता है कि मुझे शॉर्टकट से नहीं चलना है, हमें पूरी सीढ़ी चढ़ के चढ़ना है, तो वो करके दिखा सकता है। आफ्टर सेल्स शालीमार का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई फ्लैट या कोई जगह बेची और फिर अपना काम खत्म, तो आफ्टर सेल्स भी आप इस पर बहुत ध्यान रखते हैं। देखिए, अब मैं आपको, चूंकि आप मुझसे मैं आज इंटरव्यू कर रहे हैं, तो और मैं जिस जगह पे बैठा हूं, तो मैं इस कंपनी या जिस जगह जो बिजनेस की बात आप कर रहे हैं वो तो मैं इस वक्त नहीं देखता हूं, लेकिन मैंने अपने मूल्यों को, अपने सिद्धांतों को इस कंपनी के अंदर डाला है कि अगर किसी ने आपसे कोई सामान खरीदा है तो उसकी सामान की एसेट वैल्यू के अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए, और वो बढ़ोतरी होती तभी है जब आप उसके अंदर अच्छे रेजिडेंट रहे, वो खुश रहे, वो आपकी पब्लिसिटी करते हैं, वही आपके लिए आगे बढ़ते हैं। आप किसी बिल्डिंग को बना के छोड़ के चले जाएं तो वो बिल्डिंग कभी ठीक नहीं रह सकती। तो अगर आप नहीं ठीक रहेगी तो वो आदमी सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो आगे किसी को कह नहीं पाएगा। आज हमारे कस्टमर एक के दूसरे के बेसिस पे आते हैं। आपके इस बिजनेस में, प्लान में, जर्नी में मसूद फैमिली का क्या रोल रहा है? मसूद साहब, खालिद भाई, जाहिद भाई, इन सब से मेरी खालिद साहब के वालिद मसूद अहमद साहब के साथ में मेरा 25 साल 30 साल पहले वो एक इन्वेस्टर की तरह मेरे पास आए थे, और मेरा उनका एक आपस में जुड़ाव बना, और उसके बाद हम लोग साथ हो गए। वो आज तक हमारा साथ चल रहा है। आज मेरा बेटा इस कंपनी में है, मैं नहीं हूँ, और वो सब मिलके इस कंपनी को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड जो लखनऊ में पहले से मौजूद थे या उत्तर प्रदेश में नोएडा में थे, जैसे सहारा, रोहतास, यूनिटेक, अम्रपाली, उन सब का डिबैकल हो गया, उसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, मैं इसमें कोई भी बात किसी कंपनी के बारे में करने में कोई ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं अपने कामों को देखता हूँ और अपने ही कामों को करता हूँ। और मैंने जैसा आपसे कहा कि अब मैं पिछले 10 सालों से अपने इस व्यापारिक जीवन को छोड़ के राजनीति की सेवा में, जनता की सेवा में लगा चुका हूँ, तो मेरे लिए वो ज़्यादा अब इस वक्त महत्वपूर्ण है। स्विच ओवर आपको कब लगा कि अब ये स्विच ओवर, ये देखिए, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, जिनके साथ में मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप राजनीति में आइए और जनता की सेवा में अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि आप व्यापार तो कर ही रहे हैं और व्यापार में आपका जुड़ाव जनता के साथ में काफ़ी लोगों से होता है। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि अगर तुम जनता की सेवा करोगे तो तुम्हारे लिए जीवन में अब सब कुछ मिल चुका है, इसको पूरा करोगे तो ही आगे सफल होने में ज़्यादा बेहतरी होगी। तो मैंने उनकी बात को समझते हुए अपने व्यापारिक जीवन को अपने साथियों के साथ पास छोड़ के और अब इस जीवन को अपना लिया है। किस तरह आपने सोचा कि ये स्विच ओवर? पहले समाजवादी थी, फिर आपने 2019 में बीजेपी का दामन थामा, क्या ऐसा ट्रिगर आपको लगा कि अब हमको बीजेपी में जाना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर मैं काफ़ी ऊंचाइयों पे रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी वहाँ रहा, लेकिन उनकी अपनी एक नीतियाँ हैं, उनके अपने एक सिद्धांत हैं, उनके बेसिस पे जब देश का मसला आता है तो एक आदमी की अपनी अंतरात्मा बोलती है कि भाई उसको क्या समझ में आता है, पार्टी ज़्यादा ज़रूरी है या अंतरात्मा ज़्यादा ज़रूरी है या भारतवर्ष ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि भारतवर्ष को इस वक्त मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, और जो कार्य उस वक्त भाजपा के द्वारा लाया जा रहे थे, जो कार्य, उसकी पूर्ति करने के लिए मुझे इस तरह आना पड़ा। तो क्या ऐसा ट्रिगर पॉइंट उस समय आपको लगा कि अब भाजपा में जाना है? एक बिल ऐसा आ रहा था उस वक्त जो देश के हित में बहुत ज़रूरी था,
कश्मीर को भारत का अंग बनाने के लिए एक 370 धारा खत्म की जा रही थी, जिसमें हमारी पार्टी का, समाजवादी पार्टी जो उस वक़्त की हमारी पार्टी थी, उसका पथ ये था कि नहीं, इसके विरोध में हमें जाना है। जबकि मेरे अंदर से ये आत्मा आ रही थी कि मैं इसमें पार्टी की बात मानूं या मैं अपने दिल की बात मानूं, तो मुझे लगा कि मुझे भारत के, अगर कश्मीर हमारे पास आ जाएगा तो उसको वही सारी सुविधाएं मिलेंगी जो बाकी देश का लोगों को मिलती हैं, और ये भारत का अंग बन के निकलेगा। तो उसकी वजह से मुझे इधर आना पड़ा। तो मानिए, आप सबसे रोल मॉडल अपना सेंटर पॉलिटिक्स में या यूपी में किस नेता को मानते हैं? मतलब इसमें हमारी भाजपा में तो माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिस तरीके से उन्होंने इस देश को चला रहे हैं, उससे ज़्यादा तो कोई बड़ा रोल मॉडल मेरे ख्याल से पूरे विश्व में किसी को देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने जब सत्ता संभाली उसी दिन से उनका ये प्रण रहा है कि भाई, उस वक़्त तो मैं उनकी पार्टी में था भी नहीं, लेकिन मैं उनकी नीतियों को देखता था, उनकी नीतियों को समझता था, और सदन के अंदर भी मैं बैठ के उनकी बातों को सुना हूँ। तो उनका विचार और दिमाग हर वक्त किसी गरीब के उत्थान, देश को आगे बढ़ाना, देश के आत्मसम्मान को बढ़ाना, इसी में था। और उसकी वजह से मैं उनसे बड़ा कोई नेता आज तक मैंने नहीं देखा है। यूपी सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि योगी जी कैसे काम कर रहे हैं? आज की डेट में सरकार कैसा काम कर रही है? अभी आगे इलेक्शन आने वाला है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, योगी जी का सरकार जो इस वक्त है, वो मैं उसको 100 में 100 नंबर दूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे लोगों को रोजगार दिया है, वो एक काबिले तारीफ है। आप अगर किसी और प्रदेश में जाएं और वहाँ पूछें कि भाई आप कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से 80 से 90% लोग जो है यही कहेंगे कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए उनके प्रदेश में। तो योगी जी की सरकार की नीतियां, ये सब डिस्कशन सेंटर में जब होता है, देखिए, प्रधानमंत्री जी की नीतियां के ऊपर हम लोग पूरा कार्य करते हैं। वो उत्तर प्रदेश की सरकार भी उन्हीं की नीतियों को लेके हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, और जो उनकी नीतियां हैं वो इतनी अच्छी नीतियां हैं जिनके बेसिस पे कोई भी आदमी उन नीतियों के, जैसे मैं आपको बताऊं, आज जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से सफाई की बात करी, उस वक्त तक कोई सफाई की बात नहीं सोचता था, लेकिन उसका कितना बड़ा मायने था कि महिलाओं की एक आत्मसम्मान के लिए, कि वो बेचारी शौच के लिए किस तरीके से जाती थी, उसको देखते हुए उन्होंने उसके ऊपर सफाई अभियान को चालू कराया। आज 12 करोड़ से ज़्यादा के शौचालय हमने बना के दिए, और लोगों के गांव-गांव तक इतना खुश हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं खुश हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की रही है। दूसरी, प्रधानमंत्री जी की सोच के बारे में मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा गरीबों के पास मकान नहीं हो सकता, तो उन्होंने 4 करोड़ मकान PMAY में बनवा दिए। उज्ज्वला स्कीम में उन्होंने गैस का चूल्हा कनेक्शन दिया, क्योंकि एक महिला की आंख से आंसू आते थे रोहित धुएं के कारण। उन्होंने जो सबसे बड़ी स्कीम निकाली वो आयुष्मान भारत की निकाली, कि 5 लाख रुपए तक का उन्होंने किसी भी हेल्थ कवर के लिए किसी भी आदमी को, गरीब आदमी को, उसका आज से पहले क्या होता था, इलाज के लिए जमीनें बिक जाती थी। अब आज के दिन में वो आदमी अपनी मर्जी से जाके अपना इलाज करा सकता है, और कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो उसके लिए 50 लाख रुपए तक का उसका इलाज का इंतजाम किया गया है। तो इसी तरीके से अगर व्यापारी वर्ग को देखिए तो अभी किस तरीके से GST कम कर दिया। एक आम आदमी की इनकम में कहाँ 2.5 लाख रुपए, कांग्रेस की सरकार में 2.5 लाख रुपए पे टैक्स पड़ता था, आज 12 लाख रुपए तक की छूट हो गई है। तो एक मध्यम वर्ग को भी ध्यान में रखा, व्यापारी वर्ग को भी ध्यान में रखा, उद्योग जगत को भी ध्यान में रखा, और गरीब आदमी के लिए तो उन्होंने सब कुछ किए। आपने कोरोना का समय भी देखा होगा, किस तरीके से
पूरा विश्व इसमें परेशान चल रहा था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए, उन्होंने जहां बड़ी बड़ी कंपनियां 10-10 साल का रिसर्च करके इंजेक्शन या कोई दवा बना पाती थी, हमारे प्रधानमंत्री ने 6 महीने के अंदर दो टीके बना के 140 करोड़ लोगों को लगवा दिया, जो कि विश्व की एक उपलब्धि है। आज अगर आप हमें देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से विश्व पटल पे खड़े हैं, आज हमारा भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन के निकल रहा है। आज हमारे लिए ये गर्व होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो उनका नाम और उनका इज्जत, भारत की इज्जत उस लेवल पे है। अगर आज पासपोर्ट की हमारी कीमत देखिए तो अगर आप भारतीय कहीं पे विदेश में जा रहा है तो वहाँ के लोग उसको वेलकम करते हैं, जो कि पहले कभी सोचा नहीं जाता था। तो ये पहले की नीति और अब की 2014 के बाद की नीतियों में बहुत डिफरेंस है। तो विपक्ष जो बार बार हमला कर रहा है कि विदेश नीति में हम लोग फेल हैं, अमेरिका द्वारा जो टैरिफ लगाया जा रहा है उससे भारत की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को बहुत फर्क पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं मोदी जी की हार है कि वो नहीं। देखिए, मैं ऐसा है कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ट्रम्प साहब की जो आप ट्रम्प साहब की बात अगर कर रहे हैं अमेरिका के, तो उनकी अपनी विदेश नीति, उनके अपने 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 उनके इंटरनल मैटर्स हैं जिनके ऊपर वो अपने टैरिफ लगा रहे हैं। उनका एक और तरीका भी एक सोच हो सकती है जो कि हम लोग समझ रहे हैं कि क्योंकि हम लोगों की अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ के निकल रही है। हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं, हमारे यहाँ के जो वर्कर्स हैं, वो आज के दिन में उनके पास उनको उनका लेवल, वर्किंग का लेवल जो है वो बहुत ऊंचा है। तो आज हमारे पर विश्व की कुछ बड़े बड़े देशों की निगाहें इस तरह से बढ़ गई हैं कि ये कहीं इतने बड़े ना हो जाएं जितने, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ना कभी झुके हैं और ना भारत को कहीं आगे झुकने देंगे। उन्होंने हमें अब स्वदेशी का नारा दे दिया कि हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, हम स्वदेशी अपनाएंगे, हम भारत का सामान में बनाएंगे, भारत ही में बेचेंगे। हमारी 140 करोड़ रुपए की जनता जो है वो एक बहुत बड़ा एसेट है हमारे लिए। इतना सब होने के बावजूद पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी का रिजल्ट जिस तरह की उनकी आशा थी उसके अनुरूप नहीं आया। इसको कैसे देखते, कहाँ कमी रह गई? देखिए, ऐसा था कि जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा था उस तरह का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जो विपक्ष का एजेंडा था भ्रम फैलाने का, हमारी नीतियों को भ्रम में बदल के उन्होंने ये कह दिया कि अगर ये मेजॉरिटी इनकी लंबी आ गई तो ये आपका ये सामान सब छीन लेंगे। ये भ्रम जो उन्होंने फैलाया वो भ्रम कुछ ज़्यादा फैल गया और जिसकी वजह से हमें इस चुनाव में थोड़ी सी, लेकिन आज भी आप देखिए तो तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार चल रही है, किसी और की तो सरकार चल नहीं रही है। तो हमारे पास कुछ सांसद कम हो सकते हैं, लेकिन हमने देश के लिए जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। यूपी में आपको लगता है सब ठीक है? अभी भी यूपी में हम लोग आज अगर चुनाव हो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी के अंदर आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, जिस तरीके से पहले औरतों के ऊपर कितना, लड़कियों को, बहनों को, बेटियों को कितना डर से रहना पड़ता था, सड़क पे निकल नहीं सकती थी, 5 बजे के बाद वो जा नहीं सकती थी। आज उनसे पूछिए, आज वो खुले पंख की तरह से उड़ रही हैं। तो उनके लिए सुरक्षा, आज एक माफिया खत्म हो चुका है, कोई माफिया नहीं। आज हमारे प्रदेश में इसी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। पहले क्या होता था, टीवी पे बम्बई में आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहा है कि यहाँ पे तो ये रेप हो रहा है, यहाँ पे ये कत्ल हो रहा है, यहाँ पे ये माफिया बोल रहा है, उसको देख के वो उत्तर प्रदेश आने में डरता था। आज वो देख रहा है कि नहीं, यहाँ तो सब हमारे प्रदेश से ज़्यादा अच्छा तो यहाँ का माहौल है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ ला रहा है। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा तो टैक्स भी आएगा, रोजगार भी होगा और सब तरीके से हम लोग खुशहाल होंगे। तो क्या यूपी में 27 में योगी जी की सरकार बनेगी? 100 में 100%। उसमें तो
कोई मतलब ये आप कहाँ सोच रहे हैं कि नहीं बन सकती? आप ही बताएं मुझे कि आपको लगता है कहीं पे ऐसी कोई चीज आ रही है नहीं, जिसमें हाँ भाई, हम लोग का जो पब्लिक का सपोर्ट दिखता है वो तो बहुत अच्छा है, बट कहीं जो रिजल्ट डिबैकल हुआ, कहीं कुछ, देखिए ऐसा है ना, वो भ्रम की स्थिति फैलाने की तो जो उसको टैकल हम लोग कर लेंगे। अब उसके देखिए, झूठ बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। आज हमारा उनका झूठ एक बार चल गया, वो चल गया, अब नहीं चलने वाला है। पब्लिक भी समझ चुकी है और पब्लिक ने उसके बाद भी देखा कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। नहीं, पब्लिक योगी जी से बहुत खुश है, मोदी जी की नीतियों से खुश है, बट क्या विधायक सांसद ये भी पब्लिक इनसे भी खुश है? देखिए ऐसा है कि ये सब पार्ट एक प्रदेश की जो व्यवस्था है उसके अंदर हम सारे सांसद हों, विधायक हों, और उनका सबका मार्गदर्शन करने के लिए योगी जी है और योगी जी के ऊपर प्रधानमंत्री जी हैं। हम उन सबके मार्गदर्शन में, जनता की सेवा में हर आदमी लगा हुआ है। कोई इक्का दुक्का कहीं केस कोई होता हो तो होता हो, वो तो बात अलग है। तो आप इस समय पूरे पार्टी के सारी नीतियों में आप सम्मिलित होते हैं, चाहे पार्टी के मेंबर बनाने का अभियान हो, उसमें भी आपने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत मेंबर बनाए, अभी खेल चलो अभियान चल रहा है। ये स्विच ओवर कैसा लगता है आपको कि छोटी छोटी जगहों पे जाना आपके? नहीं, ये अब पिछले 10 सालों से मैं ये हो रहा है, तो इसलिए कोई ये नई चीज नहीं रह गई है कि मेरे लिए, मैं जनता के बीच जाता हूं तो मुझे बड़ा खुशी होती है, और मैं उनकी परेशानी अगर कोई है तो मैं वो सुन के अपने सहयोगियों को बताता हूं कि इसको नोट करो और इसको आगे उनकी जहां मदद हो सकती वो कराओ। तो यहाँ यूपी की जो परेशानियां हैं, सेंटर में अगर डिस्कशन होता है उस पे कि कैसे? हम लोगों की भाजपा के अंदर एक मीटिंगें होती रहती है, रेगुलर मीटिंग होती रहती है, जिसके अंदर हर सांसद से, हर कार्यकर्ता से ये पूछा जाता है कि आपके प्रदेश में, आपके क्षेत्र में क्या परेशानियां हैं, उनके ऊपर बताइए, और उसके ऊपर जो भी निर्णय होता है वो अच्छे ही लोगों के लिए होता है, लोगों के भले के लिए किया जाता है। पर्सनल फ्रंट पे लेडी लक के बारे में आप क्या कहेंगे? कितना आपके लिए उपयोगी रहा है? बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। देखिए मेरी पत्नी बहुत समझदार और बहुत ही अच्छा मुझे सहयोग देती रही हैं, और अगर घर में आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपको सपोर्ट करें तो उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ तो कोई हो नहीं सकती। आदमी अपने मेंटल पीस की वजह से आगे काम करता है, और आज मुझे ये कहते हुए फख्र है कि मेरे घर परिवार के अंदर सभी परिवार के सदस्य मेरे साथ खड़े हैं। जहाँ कभी कोई अगर बीमारी या कोई इस तरह की कोई चीज़ हो गई तो वो भी उस वक़्त भी खड़े हैं, और मेरी खुशी में भी मेरे साथ खड़े हैं। तो हम लोग बहुत खुश हो तरीके से अपने घर परिवार बहुत से हम्बल नेचर है भी आपका। लखनऊ में जो एक बोला जाता है कि आपके अंदर एक असली लखनऊ वाले हैं। सवेरे जो है जहाँ से आप मॉर्निंग वॉक करते हैं वहाँ तफरी होती है, चकल्लस होता है, किसी की खिंचाई होती है, आप दोस्तों यारों के साथ रहते हैं, इसमें आपको बड़ा आनंद आता है? देखिए ऐसा है कि ये एक रूटीन बहुत सालों से चला आ रहा है। मैं जब राजनीति में नहीं था या जब मैंने शुरुआत की थी तब से मैं ये कर रहा हूँ। उनका साथ, आज वो कोई रिटायर्ड बैंक का है तो कोई एक छोटा सा दुकानदार है, मैं उनके साथ बैठता हूँ। मेरे पास कोई बहुत बड़े अफसर या मेरे पास में बहुत बड़े उद्योगपति नहीं उस वक्त बैठते हैं, और उन्हीं के साथ में मैं कहीं सड़क के किनारे सीढ़ी पे भी बैठ के चाय पी लेता हूँ, और कहीं किसी भी जगह जाके बैठता हूँ। वो मेरा रूटीन चल रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि किसी दिन जब आप इस कुर्सी पे नहीं होंगे और आपने अगर इस वक्त अपना व्यवहार कुछ चेंज किया तो उस वक्त परेशानी होती है। मैंने उसको नहीं चेंज किया है, ये मुझे अच्छा लगता है। इसी में नहीं, आप यारों का यार कहा जाता है। सुना है कि आपके कोई मित्र को ज़रूरत थी तो आपने उनकी प्रॉपर्टी खरीदी, वो बहुत छोटी प्रॉपर्टी थी लेकिन फिर भी मदद करने के लिए ये सब तो चलता रहता है। इसमें नहीं, कहीं ना कहीं ये नहीं, रजिस्टर इसमें होता है। किसी की मदद क्या करी मैंने, वो तो देखिए कोई भी आता है तो उसकी कर भला तो हो भला। हमारी भी बहुत लोगों ने मदद की है। मैं अगर ऊपर वाले ने हमें कुछ दिया है
तो हम आगे किसी को दे सकें, यही हमें सिखाया गया है, हमारे परिवार ने यही सिखाया। क्या इच्छा रह गई है अब आपकी? मेरी कोई इच्छा नहीं रह गई, मेरी अब इच्छा आपको बस और ये क्या रह है? गई है कि मैं मेरे हाथों ऐसे काम हो जिससे एक जनता की भलाई। मेरे अंदर सिर्फ अब एक ही इच्छा है कि किसी तरीके से मेरे को कुछ ऐसा काम मैं कर सकूं जिससे कि जनता के लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए एक कोई अच्छी चीज हो सके। जब तीसरा टर्म आपको मिल रहा था, थोड़ी सी जब 8वीं सीट का नाम आया आपका, चुनौती थी थोड़ी, नंबर उस समय नहीं दिख रहे थे, क्या आपको महसूस हुआ? क्यों पार्टी ने आप ही को चुना? अब ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो जाने, मैं उसमें मतलब क्या बता आपको सकता पार्टी को हूँ। लगता था कि ये चुनौती आप ही मैंने को- किसी को कांटेक्ट नहीं किया था, मैंने किसी को कहा कैसे नहीं था। नंबर पूरे हो गए? और ये तो मैं कहता हूँ देवी जी ऊपर वाले की कृपा है, और उन्होंने ऊपर के शीर्ष नेतृत्व की कृपा है, जिन्होंने मुझसे कहा कि इस चुनौती को आप स्वीकार करें, पार्टी आपके साथ खड़ी है, आप किसी तरीके से मत परेशान होइए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके जो भी परिणाम निकलेगा उसको उसमें आपके साथ हैं। अभी आपको क्या पार्टी ने जो है राज्यसभा में क्या महत्वहीन काम दिया हुआ है ताकि आप जो है नहीं, अभी अभी तो देखिए आपने भारत का पार्टी की प्रतिनिधित्व किया था ईरान में। मैंने बहरीन गया था, मैं एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में, मैं फाइनेंस कमेटी का स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं, और फाइनेंस कमेटी एक बड़ी इम्पोर्टेंट कमेटी होती है जिसके अंदर आपको एमएसएमई और देश के फाइनेंस के संबंध में जितने भी इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन होता है। मैं वो कमेटी में रेगुलर हिस्सा लेता हूँ। पहले मैं इंडस्ट्री में भी रहा हूँ, मैं पहले सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में भी रहा हूँ, मैं कई रेलवे की कमेटी में भी रहा हूँ, तो मैं काफ़ी मुझे आपके एक्सपीरियंस है। व्यापारिक का एक्सपीरियंस का फायदा सरकार को भी मिलता है, पार्टी को भी मिलता है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की आवाज़ सदन में उठाने का कार्य करता हूँ। हाँ, जितनी चीजें मुझे यहाँ से फीडबैक मिलता है जो एक आम आदमी के परेशानी है, मैं आम आदमी की परेशानी को वहाँ उठाता हूँ। जिससे कि मैंने अभी पिछले दिनों एक फिटजी के ऊपर एक उठाया था कि फिटजी जैसी कंपनी जो है वो लोगों का पैसा लेके, बच्चों का पैसा लेके भाग गई। तो मुझे यहाँ पे जब मैंने देखा तो यहाँ का भी सेंटर बंद हो गया था। यहाँ के बहुत सारे लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि साहब ये हमारे बच्चों का जब भविष्य खत्म हो गया है, इनके मेरा पैसा भी जमा हुआ था। मैंने उसका सदन में उठाया, और उसके बाद सदन में उठाने के बाद सरकार ने उनके ऊपर ईडी और सबकी कार्रवाई करके उन सबको पैसा वापस दिलाया। तो ये मैं इसी तरह के मुद्दे उठाता हूँ जो एक आम रोजमर्रा की जिंदगी में किसी आदमी की परेशानी के कारण होते हैं, मैं उनको उठा के वहां से सॉल्व करने की कोशिश। अटेंडेंस भी आपकी अच्छी रहती है, 80% अगर एवरेज है तो आपकी 89%। मैं हाँ, मतलब मैं प्राइवेट बिल इस बार तो 100% के आसपास मैं चाहता हूँ कि मेरी बनी रहे। कभी कोई ऐसी बात हो गई, कहीं गवर्नमेंट ने, किसी सरकार ने कही या पार्टी ने किसी काम के लिए मुझे बाहर भेजा हो तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज मैं चाहता यही हूँ कि सदन चले तो मैं सदन में पूरी तरह से हिस्सा ले सकूँ। तो फ्यूचर में आप क्या संदेश देना चाहते हैं पब्लिक को, बिजनेसमैन को? देखिए, मैं बिजनेसमैन से यही कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मोदी सरकार की नीतियाँ हैं वो जनता को सेवा करके अच्छा काम कराने की है। अगर आप अच्छा करेंगे, आप उन नीतियों को पालन करेंगे, आप टैक्स कायदे से देंगे, आप आगे चीज़ें करेंगे, तो आपकी मुनाफा भी बढ़ेगा और दूसरा जनता को फ़ायदा भी मिलेगा। और उनकी जो भी कोई छोटी मोटी समस्या होती है, मैं उसको अपने स्तर पे उठा के उनको ठीक कराने का प्रयास करता रहता हूँ। यू आर अ वेल्थ क्रिएटर ऑल्सो, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो। और अब जो आप राज्यसभा में काम कर रहे हैं उसमें आपको कभी कभी अपने पुराने रियल स्टेट में दिनों को याद करते हैं, आपकी कैसे मेहनत करी थी, उस एक्सपीरियंस को आप? देखिए, ऐसा है ना कि हर नौजवान, मैंने आपसे पहले भी कहा, हर नौजवान जब शुरुआत करता है तो उसका एक अपना सपना होता है किसी चीज़ के लिए। वही सपना मेरा
था। और मैं ये चाहूँगा, एक नौजवान से मैं ही यही उम्मीद करूँगा कि अगर वो अपना आत्मविश्वास ना खोए, अपनी चीज़ों को, अपने ईमानदारी को ना खोए और शॉर्टकट को ना अपनाए, तो वो आगे बढ़ सकता है। ये मैंने अपने जीवन में देख लिया है। ये रहा संजय सेठ साहब का जो व्यक्तित्व है, ये एक्चुअली एक काबिले तारीफ व्यक्तित्व है। सियासत में खिदमत हो, चाहे व्यापार की दिशा में इनकी काबिलियत, ज़मीनें हो या रिश्ते हो, सबको संवारते जाते हैं और हर कदम पे अपने लिए मंजिलें पाते जाते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।